नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया भारत को दुनिया की कैंसर कैपिटल। रिपोर्ट जारी हुई विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के दिन। भारत में कैंसर के मामलों की बढ़ती हुई संख्या है वैश्विक औसत से कहीं अधिक। ऑन डिमांड सोलर एक्लिप्सिस चर्चा में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ऑन डिमांड सोलर एक्लिप्स प्रोजेक्ट का नाम है प्रोबा 3। और इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली को किया डिप्लॉय। मामला था इजराइल के दक्षिणी भाग में एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की घुसपैठ का। सी डोम है आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण। दुनिया की कैंसर कैपिटल कौन है? क्या आप गेस कर सकते हैं? अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, चीन, रूस, ईरान या फिर नाइजीरिया? इनमें से कोई भी नहीं है। दुनिया की कैंसर कैपिटल बना है हमारा अपना देश, हमारा प्यारा भारत। और भारत को इतना कंट्रोवर्शियल और गंभीर टाइटल दिया है अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा जारी रिपोर्ट ने। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के दिन पब्लिक की गई थी। देखिए, सुनने में तो बहुत खराब लग रहा होगा कि भारत को दुनिया के कैंसर कैपिटल के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा जारी रिपोर्ट कहती है कि नंबर्स डोंट लाई। रिपोर्ट के नंबर्स कहते हैं कि 1/3 भारतीय प्री डायबिटिक हैं, 2/3 प्री हाइपरटेंसिव हैं और 10 में से 1 अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये क्रॉनिक कंडीशंस कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ समस्याओं सहित एक गंभीर स्तर तक पहुंच रही है और देश के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विशेष चिंता का विषय कैंसर के मामलों की बहुत तेजी से बढ़ती हुई संख्या है। आपको बता दें, भारत में कैंसर की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत में कैंसर के मामलों की बढ़ती हुई संख्या वैश्विक औसत से भी अधिक हो गई है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य देखभाल संकट की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि कम उम्र के समूहों में प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन और मेंटल डिसऑर्डर के केसेस तेजी से पाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कैंसर होने के संभावित फैक्टर्स की भी बात की गई है। इसके अनुसार भारत में कैंसर के हाई केसेस का आना लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे फैक्टर्स के एक साथ काम करने के कारण है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान या अन्य प्रकार के तंबाकू के बड़े पैमाने पर उपयोग से फेफड़े, मुंह और गले के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा वाहनों और उद्योगों से होने वाला वायु प्रदूषण आबादी के एक बड़े हिस्से को कार्सिनोजेनिक पदार्थों के संपर्क में लाता है, जिससे विभिन्न कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कैंसर होने की संभावना के लिए लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। जैसे प्रोसेस्ड फूड का जरूरत से ज्यादा उपभोग और शारीरिक गतिविधि का बिल्कुल कम होना मोटापे की दर को बढ़ाती है। इससे स्तन, कोलोरेक्टल और एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना जुड़ी होती है। रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं समस्या को और बढ़ा देती हैं। आर्थिक असमानताएं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधा पैदा करती हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। सीधी सी बात है कि गरीब लोग कैंसर का महंगा उपचार अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही कैंसर के लक्षणों के बारे में सीमित जागरूकता और व्यापक स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की कमी के कारण कैंसर का पता जल्दी नहीं लग पाता। यह भी एक बड़ी समस्या है। इसके कारण कैंसर का पता अक्सर बाद के स्टेज में चलता है, जिससे ट्रीटमेंट के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन यह रिपोर्ट केवल समस्या ही नहीं बताती, बल्कि समाधान भी बताती है। रिपोर्ट कहती है कि इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। जैसे देश में अधिक कैंसर विशेषज्ञों, नैदानिक सुविधाओं, उपचार केंद्रों और सस्ती दवाओं की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए और कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार में अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों को तंबाकू के खतरों और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जांच को बढ़ावा देने से कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है और इससे उपचार के परिणामों में सुधार करने में मदद मिल जाएगी। और क्या किया जा सकता है? तंबाकू प्रोडक्ट पर उच्च कर और सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध सहित सख्त तंबाकू नियंत्रण नीतियों की जरूरत है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक शिक्षा अभियान चलाने होंगे, क्योंकि यह कैंसर से जुड़े जोखिम कारकों को काफी कम कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना खास तौर से वंचित क्षेत्रों में बहुत जरूरी है।
ऑन डिमांड मूवीज, ऑन डिमांड खाना, ऑन डिमांड डॉक्टर या दूसरी ऑन डिमांड सर्विसेज के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आपने ऑन डिमांड सूर्य ग्रहण के बारे में यकीनन नहीं सुना होगा। दरअसल यूरोप के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल ग्रहण पैदा करने का एक तरीका लेकर आए हैं, यानी अब वैज्ञानिकों को अपने शोध के लिए चांद के सूरज के सामने आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब वैज्ञानिक जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण लगवा सकते हैं। देखिए, इसको ऐसा ग्रहण मत समझिएगा जैसा नेचुरल तरीके से होता है, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में पूरा या आंशिक तरीके से आ जाता है। वैज्ञानिकों को सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना की स्टडी के लिए ग्रहण जैसी स्थिति की जरूरत होती है, लेकिन ऐसी स्थिति साल में कम बार देखने को मिलती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना और सूर्य की स्टडी के लिए कई स्पेसक्राफ्ट छोड़े भी हैं, जैसे पार्कर और आदित्य L1, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट भी नेचुरल तरीके से होने वाले ग्रहण के दौरान ही अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे तरीके की खोज में थे जिससे वो कभी भी कोरोना को देख सकें। अब ऐसा पॉसिबल होगा एक प्रोजेक्ट से जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है प्रोबा 3। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने बेल्जियम में एक कार्यक्रम के दौरान प्रोबा 3 उपग्रहों, कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर के बारे में दुनिया को अवगत कराया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों का भी योगदान है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक दोनों स्पेसक्राफ्ट यानी कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर को एक सीधी लाइन में अलाइन करेंगे, जिससे कि ऑन डिमांड एक्लिप्स यानी ग्रहण जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकेगी। इसके साथ ही इस परियोजना का लक्ष्य फर्स्ट एवर प्रिसीजन फॉर्मेशन स्पेस फ्लाइट को भी प्राप्त करना है। आपको बता दें कि ESA द्वारा रिवील की गई योजना के अनुसार ऑकुल्टर कोरोनाग्राफ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर उड़ान भरेगा। दोनों अंतरिक्ष यान ऐसे कार्य करेंगे जैसे ये एक विशाल 150 मीटर लंबाई का उपकरण हो, एक ही उपकरण हो। एक बार जब दोनों उपग्रह अपने सटीक स्थान पर पहुंच जाएंगे तो ऑकुल्टर कोरोनाग्राफ पर एक छाया प्रक्षेपित करेगा, जिससे सूर्य का कोरोना और अच्छी तरह से दिख सकेगा। ESA के प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गुणवत्ता निदेशक ने कहा कि ये काम करना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जरा सा भी मिसअलाइनमेंट होने पर काम नहीं हो पाएगा। आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस टाइप का प्रोजेक्ट दुनिया में किसी ने पहली बार सोचा हो। इसी तर्ज पर एक प्रयोग साल 1975 में भी किया गया था। इस प्रोजेक्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ साथ में आए थे। हाल ही में इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। आपने अक्सर इजराइल के रेफरेंस में आयरन डोम का नाम जरूर सुना होगा, जिसे विश्व का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और जो हमास द्वारा लॉन्च की गई अनगिनत मिसाइल अटैक को उच्च दक्षता से रोक देता है। तो आपको बता दें, सी डोम असल में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक नौसैनिक संस्करण है। इसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया। दरअसल इजराइल के दक्षिण में एक शहर है इलियट नाम का। यहां इजराइल रक्षा बलों ने क्षेत्र में एक अलर्ट की सूचना दी। कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की घुसपैठ के संबंध में यह सूचना दी गई थी। इसी के खिलाफ रक्षा के पर्पज से सी डोम को तैनात किया गया था। सेना द्वारा आगे बताया गया कि सी डोम नौसैनिक डिफेंस सिस्टम द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। IDF के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि संदिग्ध लक्ष्य ड्रोन था या फिर नहीं, लेकिन यह जरूर बताया कि यह सी डोम का पहला उपयोग था। आपको बता दें, अक्टूबर 2014 में राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने सी डोम का अनावरण किया था। सी डोम इजरायली नौसेना के सार 6 श्रेणी के कॉर्वेट जहाज पर स्थापित किया गया है और सी डोम आयरन डोम के समान ही तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग करता है। चुनाव पास आते जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला तेज होते जा रहा है और इस आरोप प्रत्यारोप के मंथन में जनता को मजेदार कंटेंट मिलता रहता है। जैसे एक अभिनेत्री से राजनेत्री बनी फिल्म एक्ट्रेस के बीफ खाने की खबर को लेकर लोग बड़े उत्साहित हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली में यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने श्री राम की इंसल्ट कर दी, क्योंकि कांग्रेस अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई थी। वहीं 1 साल पहले रिलीज हुई द केरल स्टोरी मूवी अभी फिर से केरल के सिनेमा घरों में चलाई जा रही है।
ऐसी तमाम घटनाएं चुनाव के पहले होती रहती हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको सिर्फ कंटेंट देना नहीं है, बल्कि इन पॉलिटिकल मंथन के बीच से अमृत को खोज निकालना है। यानी आपके काम की खबर को बताना हमारा काम है। बहरहाल इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मंथन में हमारे काम का एक हिस्ट्री का टॉपिक मिला है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। मतलब खड़गे साहब ने पलटवार करते हुए भाजपा के वैचारिक पूर्वजों पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन करने का आरोप लगाया। खड़गे साहब ने पोस्ट किया था कि मोदी शाह के वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान का विरोध किया। हर कोई जानता है कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकारें बनाई। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और समझा जाए कि क्या हुआ था। फिलहाल बात करते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव की। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेश के तहत आयोजित 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे और इनमें कांग्रेस ने सराहनीय प्रदर्शन किया था। इसने कुल 1585 प्रांतीय विधानसभा सीटों में से 711 सीटें जीत ली थीं। कांग्रेस 11 प्रांतों में से 5 में यानी मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत और बॉम्बे में लगभग बहुमत के साथ जीती थी। इन सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। कुछ समय बाद कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी NWFP और असम में भी सरकारें बनाई। बचे हुए 3 प्रांतों यानी सिंध, पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार बनाई। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया और बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी KPP ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई। आपको बता दें, मुस्लिम लीग जो भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती थी, उसने चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। वहीं हिंदू महासभा, जिसने 1930 के दशक में VD सावरकर के नेतृत्व में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था, उसका भी सफाया हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिनलिथगो ने जर्मनी पर भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने वायसराय लिनलिथगो के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया और अक्टूबर 1939 में विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। अब यहीं पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने कांग्रेस के सत्ता छोड़ने के फैसले को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। मौके पर चौका लगाया और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा बनने के लिए मन बना लिया। अंततः इन्होंने 2 मुस्लिम बहुल प्रांतों सिंध और NWFP में गठबंधन बना लिया। बंगाल में महासभा ने फजलुल हक और उनकी KPP का समर्थन किया। ये ध्यान दीजिए कि विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया था। कहा जाता है कि इतिहास कभी नहीं मिटता और इसी इतिहास के सबक को मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सबके सामने लाया गया है। आइए अब जल्दी से देखें क्या है रैपिड न्यूज में खास। चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व की थीम के तहत कुछ अभियानों की शुरुआत की। इन अभियानों में टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसी पहले शामिल हैं। यहाँ टर्निंग 18 अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को लक्षित करना है, जिससे युवाओं को आगामी चुनावों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। तथा यू आर द वन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने की घोषणा की। यह भारत में निजी क्षेत्र का पहला सैटेलाइट होगा जो पृथ्वी की निगरानी करेगा। इस सैटेलाइट द्वारा हाई रिजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल क्वालिटी की इमेज प्रदान की जाएगी और यह पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए डेटा को इकट्ठा करने में मदद करेगा। इस सैटेलाइट को TSAT-1A नाम दिया गया है और इसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF सिंगापुर में क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगी। यह फोरम इस क्षेत्र के शीर्ष निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, स्टार्टअप और उद्यमियों को एक साथ लाता है और इस फोरम का लक्ष्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है। इस फोरम का प्रबंधन भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी यानी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा किया जाता है। यदि हम IPEF की बात करें तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया था और फिलहाल इसमें 14 देश शामिल हैं।
सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इटली के 35वीं रैंकिंग वाले मोटेओ अर्नाल्डी को 5-7, 6-2, 6-4 से हराया। सुमित नागल मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय और मास्टर्स 1000 इवेंट्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय एकल खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले मुख्य ड्रॉ खेलने वाले भारतीयों में विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन का नाम शामिल है। भारत ने लगातार 5वीं बार चावल खरीद के लिए WTO के पीस क्लॉज का सहारा लिया है। दरअसल वर्ष 2022-23 में भारत में चावल सब्सिडी उत्पादन के मूल्य का 12% थी, जिससे 10% सब्सिडी सीमा का उल्लंघन हुआ। इसी के संदर्भ में भारत ने WTO को सूचित किया। यदि हम पीस क्लॉज की बात करें तो यह विश्व व्यापार संगठन का एक अस्थायी समाधान है जो विकासशील देशों में खाद्य खरीद कार्यक्रमों की सब्सिडी की सीमा में छूट देता है। यह क्लॉज सब्सिडी सीमा के उल्लंघन पर WTO के सदस्यों की कार्रवाई से बचाता है। DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह शुल्क चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर लगाया जाएगा। यह निर्णय घरेलू उद्योग ने मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए किया है। यदि हम सोडियम साइनाइड की बात करें तो यह एक जहरीला कंपाउंड है। इसका उपयोग एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, माइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज आदि में किया जाता है। जिम्बाब्वे द्वारा ZIG नाम से एक नई मुद्रा को अपनाने की घोषणा की गई है। यहाँ ZIG नाम का अर्थ जिम्बाब्वे गोल्ड से है। यह नई मुद्रा विदेशी मुद्राओं, सोने और बहुमूल्य खनिजों द्वारा समर्थित होगी। इस मुद्रा ने जिम्बाब्वे डॉलर का स्थान लिया है। इसका लगभग 70% मूल्य ह्रास हो चुका था। इसका उद्देश्य आसमान छूती मुद्रास्फीति को कम करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। यदि हम जिम्बाब्वे की बात करें तो यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सीमा जाम्बिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से लगती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है 1937 के प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में आए सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर स्क्वाश? चलिए देखें कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था हाल ही में चर्चा में आई चांगपा जनजाति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी एक छोटी संख्या चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों में रहती है और यह तिब्बतियों के साथ भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं साझा करते हैं। यह एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करती हैं। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में एक मादक ड्रग के उपयोग के बढ़ते मामलों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी या फिर गैबन? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सिएरा लियोन। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।